हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे पवन, विंड, हवा के बारे में। स्थलमंडल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। फिर से देख लेते हैं। स्थलमंडल पर वायुदाब में क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर दिशा में गतिशील वायु को वायुधारा कहा जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करने तथा उसके अक्ष के समतल न होने के कारण हवाएं अपनी दिशा में परिवर्तन करती हुई चलती हैं। वायु की दाब प्रवणता पवन की गति का निर्धारण करती है। वायु की दाब प्रवणता पवन की गति का यानी हवा की गति का निर्धारण करती है। दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, वायु उतनी ही तीव्र गति से चलती है। क्या कह रहे हैं? दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता जितनी अधिक होती है, वायु उतनी ही अधिक तीव्र गति से चलती है, तथा जब दो स्थानों के मध्य दाब प्रवणता कम होती है तब वायु की गति मंद होती है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना क्या कहलाता है? कारिओलिस। क्या कहलाता है? कारिओलिस बल कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों का अपनी मूल दिशा में विक्षेपित होना कारिओलिस बल कहलाता है। कारिओलिस बल के प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर घूम जाती हैं। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर कारिओलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। जो विषुवत रेखा होती है उस पर कारिओलिस बल का प्रभाव शून्य होता है। ध्रुवों पर कारिओलिस बल का प्रभाव अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर शून्य होता है। कारिओलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल, भूघर्षण और अभिकेंद्रीय बल के कारण पवन की दिशा में परिवर्तन होता है। अब आप देख लेते हैं पवनों के प्रकार। पवनें तीन प्रकार की होती हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अब प्रचलित पवन कौन सी होती है? प्लानेटरी विंड। स्थानीय पवन या प्रचलित पवन पृथ्वी के विस्तृत भूभाग पर वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। प्रचलित पवनें नियमित रूप से एक वायुभार कटिबंध से दूसरे वायुभार कटिबंध की ओर प्रवाहित होती हैं। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन प्रचलित पवन के उदाहरण हैं। प्रचलित पवन के उदाहरण कौन कौन से हैं? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। अब व्यापारिक पवन क्या होती है वो देख लेते हैं। ट्रेड विंड। व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों अथवा लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्रों से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में वर्ष भर निरंतर प्रवाहित होती हैं। उत्तरी गोलार्ध की उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन विषुवत रेखा के समीप टकराकर घनघोर संवहनीय वर्षा करती हैं। देखते हैं पछुआ पवन। वेस्टरलाइन्स विंड। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर प्रवाहित होने वाली स्थायी हवा को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों के कारण महाद्वीपों 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। धरातलीय
अवरोधों के अभाव के कारण दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होने वाली पवनों को नाविकों द्वारा गर्जती चालिसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा नाम दिया गया है। नाविकों द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है देख लीजिए फिर से। गर्जती चालिसा, प्रचंड पचासा, चीखती साठा नाम दिया गया है पछुआ पवन को। फिर है ध्रुवीय पवन, पोलर विंड। देख लेते हैं ध्रुवीय पवन क्या है। ध्रुवीय पवन ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर प्रवाहित होती है। तापमान कम होने के कारण ध्रुवीय पवनों की जल वाष्प धारण क्षमता अत्यंत कम होती है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध में पछुआ पवनें ध्रुवीय पवनों से टकराकर ध्रुवीय वाताग्रों का निर्माण करती हैं, जिससे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। जिससे क्या होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। आगे देख लेते हैं मौसमी पवन। मौसमी पवन वे पवनें हैं जिनकी प्रवाहित होने की दिशाएं समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती हैं। समुद्री पवन, स्थल पवन एवं मानसूनी पवन मौसमी पवनों के उदाहरण हैं। स्थलीय और समुद्री पवन दिन में समुद्र के निकटवर्ती भाग की अपेक्षा स्थल भाग गर्म हो जाता है, जिसके कारण वहां निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, जबकि समुद्र भाग ठंडा रहने के कारण वहां उच्च वायुदाब होता है। स्थल की गर्म वायु जब ऊपर उठती है तो समुद्र की आर्द्र और ठंडी वायु उस रिक्त स्थान की तरफ चलती है, जिसे समुद्री पवन कहते हैं। मानसूनी पवन पृथ्वी तल की सभी पवनें जिनमें मौसम के अनुरूप परिवर्तन आ जाता है, उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर तथा शीत ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। स्थानीय पवन वायुदाब और स्थानीय अंतर से चलने वाली पवन को स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल की निचली परतों तक सीमित रहती हैं। अब है चिनूक। चिनूक क्या होता है? राकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क पवन हैं। चिनूक क्या है? राकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को चिनूक पवनें कहते हैं। चिनूक दक्षिण में कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर उत्तर में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक प्रवाहित होती हैं। चिनूक शीतकाल के अधिकतर समय में बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को पशुओं के लिए उपयोगी बनाए रखती हैं। आगे देख लेते हैं। सेकंड क्या है? सिराको क्या है? सिराको सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर से होकर बहने वाली गर्म शुष्क और रेत से भरी हुई पवन है। सिराको भूमध्य सागर को पार करके आर्द्र होकर इटली और स्पेन में प्रवेश करती हैं। सिराको के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम हैं, जैसे लीबिया में गिबली, मिस्र में खमसिन आदि। सिराको हवाएं भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं। सिराको हवाएं कहाँ से गुजरती हैं? भूमध्य सागर से होकर गुजरती हैं, तो नमी धारण कर लेती हैं। जब वो भूमध्य सागर से गुजरती हैं तो नमी धारण कर लेती हैं और दक्षिणी इटली में कभी कभी वर्षा करती हैं, जिसे रक्त वृष्टि, ब्लड रेन भी कहा जाता है। अब फान क्या है?
फान आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे प्रवाहित होने वाली गर्म और शुष्क पवन है। गर्म और शुष्क पवन है फान। फान की शुष्कता और ताप से बर्फ पिघल जाती है, जिससे चारागाह का विकास होता है। फान के प्रभाव से मौसम सुहाना हो जाता है और अंगूर की फसल शीघ्र पक जाती है। फान का सबसे अधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। आगे है शामुन। शामुन क्या है? शामुन फान के समान विशेषता वाली पवन है जो ईरान और इराक के कुर्दिस्तान में चलती है। ईरान और इराक के कुर्दिस्तान में चलती है। शामल क्या है? शामल ईरान, इराक और अरब के मरुस्थलीय क्षेत्र में चलने वाली शुष्क और रेत भरी पवन है। ब्लैक रोलर क्या है? ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदान में उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पश्चिम में बहने वाली गर्म एवं शुष्क धूल भरी पवन है। आगे है शिमूम। शिमूम क्या है? शिमूम अरब के रेगिस्तानों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क रेत से भरी तीव्र गति की पवन है। फिर से देख लेते हैं। शिमूम अरब के रेगिस्तानों में चलने वाली गर्म एवं शुष्क रेत से भरी तीव्र गति की पवन है। योमा क्या है? योमा जापान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवा है। योमा जो है, योमा कहाँ चलने वाली है? जापान में। शुष्क एवं गर्म हवा है। फिर है हरमट्टन सहारा रेगिस्तान की उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और उष्ण वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती हैं, जिसके कारण उसे डॉक्टर पवन कहते हैं। किसको? हरमट्टन को। हरमट्टन अफ्रीका के पश्चिमी तट की आर्द्र और उष्ण वायु में शुष्कता लाकर मौसम को स्वास्थ्यप्रद बनाती हैं। तो हरमट्टन को क्या कहा जाता है? डॉक्टर पवने कहा जाता है। नार्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। नार्वेस्टर क्या है? उत्तरी न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतों से उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। काराबुरान मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी तीव्र आंधी है। काराबुरान क्या है? मध्य एशिया के तारिम बेसिन में उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली धूल भरी तीव्र आंधी है। अगला देख लेते हैं। ब्लीजर्ड बर्फ के कणों से युक्त झंझावात हैं। ब्लीजर्ड क्या है? बर्फ के कणों से युक्त झंझावात हैं। ब्लीजर्ड कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और साइबेरियाई क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। अगला है कोइम्बैंग जावा में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। कोइम्बैंग तंबाकू की फसलों के लिए हानिकारक है। कोइम्बैंग किस फसलों के लिए? तंबाकू की फसलों के लिए हानिकारक है और जावा में चलती हैं कोइम्बैंग। पापागाओ मैक्सिको के तट पर उत्तर पूर्व प्रभावित। फिर से देख लेते हैं। पापागाओ मैक्सिको के तट पर उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने वाली शीतल और शुष्क पवन है। पापागाओ मैक्सिको के तट पर। आगे है ग्रेगाले दक्षिणी यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में प्रवाहित होने वाली शीतकालीन पवन है। स्थानीय पवन सीमित क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। स्थानीय पवनें गर्म
एवं ठंडी दोनों प्रकार की होती हैं। स्थानीय पवनों के अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न नाम हैं। अब देख लेते हैं प्रमुख ठंडी स्थानीय पवनें। ठंडी स्थानीय पवनें कौन कौन सी हैं? पवन और स्थान के नाम। नार्दन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विली वाव अलास्का में है। पैम्पेरो अर्जेंटीना में है। पापागाओ मैक्सिको में है। पुरगा टुंड्रा प्रदेश में है। बाइज पूर्वी फ्रांस स्विट्जरलैंड में है। मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में है। बुरान रूस में है। बोरा एड्रियाटिक तट पर है। केप दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र केप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र। हबूब सूडान की है। सीस्तान पूर्वी ईरान की है। ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप की है। लेवेंटर स्पेन की है। प्रमुख गर्म स्थानीय पवनें। पवन और स्थान। सिराको सहारा मारुस्थल इटली। हरमट्टन डॉक्टर पवन जिसको कहते हैं गिनी तट। चिनूक राकीज पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका। फान आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया। शिमूम अरब रेगिस्तान। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका का मैदान। गिबिली लीबिया। खमसिन मिस्र। फिर है लेस्ट मैड्रिया कनारी द्वीप। चिली ट्यूनीशिया। फिर है कोइम्बैंग जावा इंडोनेशिया। शामल पवन कहाँ चलती है? इराक में। फिर है नार्वेस्टर पवन न्यूजीलैंड में। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में। शामून पवन कहाँ चलती है? ईरान में। लू उत्तरी भारत में। अयाला फ्रांस में चलती है। गर्मशिल दक्षिण पूर्वी ईरान में चलती है। सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में चलती है। पुनेटी उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर में। बर्ग दक्षिण अफ्रीका में। बाग्यो फिलीपींस में। सुखोवे पवन कहाँ चलती है? रूस तथा कजाखस्तान में। अब आगे देख लेते हैं जेट प्रवाह। क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर अत्यंत तीव्र गति से प्रवाहित होने वाली नलिकाकार संकरे और क्षैतिज परिध्रुवीय पवन प्रवाह को जेट प्रवाह कहा जाता है। जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। फिर से देख लेते हैं। जेट प्रवाह का संचरण दोनों गोलार्धों उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। जेट प्रवाह की सामान्यतः गति 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। शीतकाल में जेट प्रवाह अधिक प्रबल हो जाता है तथा इनका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में दोगुना अधिक हो जाता है। जेट प्रवाह की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर और उससे उत्पन्न वायुदाब के उतार चढ़ाव के कारण होती है। फिर से देख लेते हैं। जेट प्रवाह की उत्पत्ति पृथ्वी की सतह पर तापमान में अंतर और उससे उत्पन्न वायुदाब के उतार चढ़ाव के कारण होती है। इसका संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर फिर से देख लेते हैं। इसका संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में अंतर तथा ध्रुवों पर धरातल पर
ध्रुवों पर धरातल पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण उत्पन्न परिध्रुवीय अंतर से है। आगे देख लेते हैं। पृथ्वी पर तापमान के विकिरण का संतुलन बनाने में जेट प्रवाह की महत्वपूर्ण भूमिका है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्षा जेट प्रवाह से प्रभावित होती है। जेट प्रवाह के कारण तूफान, वर्षा, वायुमंडलीय विक्षोभ, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। अब वायु राशियां, एयर मासेस। वायु राशियां वायुमंडल का एक विस्तृत तथा विशाल भाग हैं जिनमें आर्द्रता और तापमान के भौतिक लक्षण क्षैतिज दिशा में समान रूप से कई परतों में पाए जाते हैं। वायु राशियां मौसम और जलवायु के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वाताग्र क्या होते हैं? फ्रंट्स। जब ढलान वाली सीमा के सहारे दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियां मिलती हैं तब वाताग्र का निर्माण होता है। गर्म एवं हल्की वायु आक्रामक होकर ठंडी एवं भारी वायु के ऊपर चढ़ती है तो उसे उष्ण वाताग्र कहा जाता है। ठंडी एवं भारी वायु आक्रामक होकर गर्म एवं हल्की वायु को ऊपर उठा देती है तो उसे शीत वाताग्र कहा जाता है। आर्द्रता ह्यूमिडिटी। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडलीय आर्द्रता कहा जाता है। वायु के निश्चित आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है। वायु के निश्चित भार में उपस्थित जलवाष्प का सकल द्रव्यमान विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। विशिष्ट आर्द्रता को ग्राम प्रति किलोग्राम इकाई में मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता को किसमें नापा जाता है? ग्राम प्रति किलोग्राम में नापा जाता है। किसी निश्चित तापमान पर निश्चित आयतन वाली वायु की आर्द्रता सामर्थ्य अत्यधिक नमी धारण करने की क्षमता तथा उसमें मौजूद आर्द्रता की वास्तविक मात्रा यानी निरपेक्ष आर्द्रता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अब सापेक्षिक आर्द्रता का एक सूत्र है, उसको देख लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता निम्नलिखित विधि से ज्ञात की जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। फिर से देख लेते हैं। सापेक्षिक आर्द्रता बराबर क्या होता है? निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। वायु का तापमान और जलवाष्प की मात्रा सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। वायु के तापमान में वृद्धि होने पर सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है। अगर वायु का तापमान बढ़ेगा तो जो है सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। वायु के तापमान में कमी होने पर सापेक्षिक आर्द्रता में वृद्धि होगी। वायु में लगभग 45% सापेक्षिक आर्द्रता मनुष्य के लिए सबसे अधिक आरामदायक है। संतृप्त वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 100% होती है। अब उष्णांक क्या होता है? ड्यू पॉइंट। उष्णांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। फिर से देख लेते हैं। उष्णांक वायु का वह तापमान है जिस पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन या कंडेंसेशन। संघनन वह क्रिया है जिसमें जल गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में रूपांतरित हो जाता है। संघनन की क्रिया वायु की सापेक्षिक आर्द्रता और तापमान में कमी पर निर्भर करती है। ओस क्या है? ड्यू। वायु का तापमान उष्णांक से नीचे गिरने पर वायु में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर
जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में पृथ्वी तल पर जमा हो जाती है, जिसे ओस कहते हैं। तुषार अथवा पाला क्या होता है? फ्रॉस्ट। पाला अथवा तुषार तब पड़ता है जब हिमांक से ओशांक नीचे रहता है, हिमांक से ओशांक नीचे रहता है तथा अतिरिक्त जलवाष्प हिमकणों के रूप में जम जाता है। कोहरा देख लेते हैं। फॉग। कोहरा वायुमंडल की निचली परतों पर एकत्रित धूल धुएं के कण तथा संघनित जल कणों के कारण सतह के समीप बने धुएं के बादल समान होते हैं। कोहरे का निर्माण वायु के तापमान के ओशांक से कम होने पर होता है। कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। कुहासा अथवा धुंध, मिस्ट जिसको कहते हैं। कुहासा या धुंध कोहरे का लघु रूप होता है। कुहासा में दृश्यता 1 किलोमीटर से अधिक और 2 किलोमीटर से कम होती है। बादल देख लेते हैं। क्लाउड्स। बादलों का निर्माण मुख्यतः वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन के परिणाम स्वरूप निर्मित जलकणों अथवा हिमकणों के झुंड से होता है। बादल वायुमंडल में कम घनत्व के कारण तैरते हैं। आकृति, ऊर्ध्वाधर, विस्तार और धरातल से ऊंचाई के आधार पर बादल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पच्छाव बादल। ये बादल सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये प्रायः छितराय रूप में रेशम के समान दिखते हैं क्योंकि इनका निर्माण छोटे छोटे हिमकणों द्वारा होता है। इनसे होकर सूर्य की किरणें गुजरती हैं तथा श्वेत रंग हो जाता है। चक्रवातों के आगमन के पहले आकाश में पच्छाव मेघ दिखने लगते हैं। पच्छाव स्तरीय बादल। ये मुख्यतः 18,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनके आने पर सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल हैलो बन जाते हैं जो कि चक्रवात के आगमन की सूचना देते हैं। अब पच्छाव कपाशी बादल। ये बादल सफ़ेद तथा छोटे छोटे गोलाकार रूपों में पाए जाते हैं। उच्च स्तरीय बादल। ये आकाश में लगातार रूप में फैले नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादल हैं। इनसे विस्तृत एवं लगातार वर्षा होती है। उच्च कपाशी बादल। अल्टो कुमुलस क्लाउड्स। ये पच्छाव कपाशी बादलों के समान कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। दूसरा है स्तरीय कपाशी बादल। स्ट्रैटो कुमुलस क्लाउड्स। ये हल्के भूरे रंग के बड़े बड़े गोलाकार चक्रवातों के रूप में पाए जाते हैं। स्तरीय बादल स्ट्राटस क्लाउड्स। ये कुहरे के समान होते हैं एवं दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं के मिलने से इनका निर्माण प्रायः शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। शीतोष्ण कटिबंध में सर्दियों में होता है। फिर है वर्षा स्तरीय बादल। निम्बो स्ट्राटस क्लाउड्स। ये धरातल के अधिक निकट पाए जाते हैं। काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनकी सघनता के कारण अंधकार छा जाता है तथा अधिक वर्षा होती है। कपाशी बादल कुमुलस क्लाउड्स अधिक घने, विस्तृत एवं लंब रूप में होते हैं, जिनका ऊपरी भाग गुंबदाकार एवं आधार समतल होता है। ये प्रायः साफ मौसम का सूचक होते हैं। कपाशी वर्षा बादल
कुमुलो निम्बस क्लाउड, अत्यधिक विस्तृत एवं गहरे बादल जिनसे वर्षा, ओला तथा तड़ित झंझा की अधिक संभावना रहती है। वर्षा या रेनफॉल, बादलों में जलवाष्प की मात्रा अधिक होकर पृथ्वी पर गिरने की प्रक्रिया को वर्षा कहते हैं। वर्षा 3 प्रकार की होती है: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, पृथ्वी तल से गर्म आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। पृथ्वी तल से गर्म आर्द्र पवनों के ऊपर उठने से संवहनी धाराओं का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद संवहनीय धाराएं पूर्णतः संतृप्त होने के बाद काले कपाशीय बादल बनकर अत्यधिक वर्षा करती हैं, जिन्हें संवहनीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जब पूर्णतः आर्द्र गर्म वायु किसी पर्वत अथवा पठार की ढलान के साथ ऊपर की तरफ बढ़ती है तो वह रुद्धोष्म प्रक्रिया के द्वारा ठंडी होकर संतृप्त हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संघनित होकर वर्षा होती है, जिसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। विश्व में अधिकांश वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। विश्व में अधिकांश वर्षा किससे होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल, चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा अथवा वाताग्री वर्षा कहते हैं। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवात क्या होते हैं? साइक्लोन, चक्रवात सकेंद्रीय समदाब रेखाओं से घिरा क्षेत्र होता है, जिसके केंद्र में निम्न दाब तथा केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है, जिससे हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा यानी यहाँ से चलेंगे इधर की ओर क्लॉकवाइज। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, घड़ी की सुई की दिशा में चलता है। अब देखिए, चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात वर्षा कराने में सहायक होते हैं। नोटेड पॉइंट में क्या दिया है? चक्रवात वर्षा कराने में सहायक होते हैं। प्रतिचक्रवात एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? प्रतिचक्रवात वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरा वायु का क्षेत्र होता है, जिसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है तथा बाहर की ओर क्रमशः कम होता जाता है, जिससे हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलने लगती हैं। नोट, चक्रवात के विपरीत की स्थिति में प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। उत्तरी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज चलता है और दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं, प्रतिचक्रवात में मौसम साफ तथा हवाएं मंद होती हैं। प्रतिचक्रवात जब चलता है तो क्या होता है? मौसम साफ होता है और हवाएं धीमी होती हैं। मंद मतलब धीमा। टार्नेडो क्या है देख लेते हैं। टार्नेडो एक अल्पकालिक और प्रलयकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। टार्नेडो की आवृत्ति कीपाकार होती है, यानी कीप के आकार की होती है, ऐसी कीपाकार होती है। टार्नेडो मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न होते हैं। टार्नेडो कहाँ होते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं। इनकी आकृति किस तरह होती है? कीपाकार होती है। और टार्नेडो क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, प्रलयकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। हरिकेन क्या है?
हरिकेन देख लेते हैं। हरिकेन अटलांटिक महासागर से उठकर पश्चिमी द्वीप समूह के चारों तरफ चलने वाला तीव्र चक्रवाती तूफान है। हरिकेन क्या है? तीव्र चक्रवाती तूफान है जो अटलांटिक महासागर से उठकर पश्चिमी द्वीप समूह के चारों तरफ चलने वाला तूफान है। टाइफून, टाइफून क्या होते हैं देख लेते हैं। टाइफून प्रशांत महासागर से उठकर मुख्यतः चीन सागर, फिलिपाइन द्वीप, दक्षिणी जापान क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात है। यानी टाइफून एक प्रकार का चक्रवात है जो मुख्यतः चीन सागर, फिलिपाइन द्वीप, दक्षिणी जापान क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात है एक तरीके का। फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। आखिरी में एक क्वेश्चन है, इसको जो है आप जवाब इसका कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से किस प्रकार की वर्षा होती है तथा टॉर्नेडो कहाँ उत्पन्न होते हैं? ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।